साथियों, नमस्कार। पिछले दिनों देश में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहला, G20 का सफल आयोजन और दूसरा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ। अगर इन दोनों प्रकरणों को आप देखें तो इसमें कॉमन बात क्या थी? पहला, 100% कंसेंसस दोनों इवेंट्स के लिए, और दूसरा, सक्सेसफुल इवेंट का श्रेय लेने की होड़ दोनों इवेंट्स के लिए। हम बात करते हैं सिर्फ G20 समिट की। सबसे पहले तो G20 समिट का साझा घोषणा पत्र आया जिसमें सभी सहमत थे। एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन, 37 पेजेस, 82 पैराग्राफ्स, 200 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप नेगोशिएशन। इसे कहते हैं समय का पल पल, शरीर का कण कण देश के लिए समर्पित कर देना। इमेजिन कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, ये सब सहमत हैं। हमने इस G20 समिट को रशिया यूक्रेन के डिस्कशन से हाईजैक होने नहीं दिया, लेकिन इस डिक्लेरेशन में यूक्रेन का भी जिक्र आया और ये कहा गया कि कॉम्प्रिहेंसिव, जस्ट एंड ड्यूरेबल पीस इन यूक्रेन की बात हुई। हमने टेरिटरी इंटीग्रिटी की बात की। चाइना मौजूद था और हमने ये कहा कि रिफ्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फोर्स टू सीक टेरिटरी एक्विजिशंस। हमने चाइना अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को बहुत प्रमोट करता है और हम सबको पता है कि ये एक डेड ट्रैप है। और इसके समानांतर हमने इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर खड़ा करने की बात की और वो शुरू होने जा रहा है। तो चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के समानांतर हमने विश्व को अपना विजन दिया। दूसरी तरफ अफ्रीकन यूनियन का बहुत दिनों से ये मांग थी कि उन्हें भी इस समिट का हिस्सा बनाया जाए। पहले सिर्फ साउथ अफ्रीका इसका पार्ट हुआ करता था। अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का समूह है। उस पर इस समिट में सहमति सबकी हुई कि हम उसे भी इंक्लूड करेंगे। पांचवी बात, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर चर्चा हुई। तो ग्लोबली इथेनॉल ब्लेंडिंग पर एक सहमति बनी, 20% की ब्लेंडिंग पर। छठी और आखिरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि इस पूरे समिट से ग्लोबल साउथ की बात निकल कर आई। 125 देशों का ग्लोबल साउथ, और किस तरीके से इंडिया ने उसे लीड किया है ये हम सब ने देखा है। और कई न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस थी कि टुडे भारत इज द फेस ऑफ ग्लोबल साउथ। और जब ये सब कुछ सफलतापूर्वक हो गया तो इसका श्रेय लेने के लिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी और जनता दल के आपने बयान सुने ही होंगे, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। इसकी होड़ लग गई कि हमारे कारण G20 सफल हो पाया। बहरहाल, मैं आता हूं अपनी चर्चा के दूसरे पड़ाव पर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मैं आज उन कारणों की चर्चा नहीं करूंगा कि यह बिल अब तक क्यों नहीं पास हो पाया, या ये कौन से नेता थे या कौन से दल थे जिन्होंने पहले इस बिल का विरोध किया था, या जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी संसद में इस बिल को पेश कर रहे थे तो वो कौन था जिसने उनके हाथ से बिल को छीन कर फाड़ दिया था। हम इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, ना ही हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि वो कौन नेता थे जिन्होंने इस बिल का पहले विरोध किया था। शरद पवार, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव ने क्या बोला था इस बिल के बारे में, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे कि कांग्रेस ने राज्यसभा से यह बिल पास कराने के बावजूद लोकसभा में क्यों नहीं लेकर आए। इन सब की कोई चर्चा नहीं होगी, दरकिनार कीजिए सब चीज को। लेकिन आज हम एक चीज पर सहमत जरूर हो सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ निश्चय के कारण आज ये बिल संभव हो पाया है, पास हो पाया है दोनों सदनों से 100% कंसेंसस के साथ। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही कारण है। और 2014 में जब उन्होंने सत्ता संभाली तब से लेकर आज तक वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता रही है। और केवल भाजपा एकमात्र सरकार है जिसने डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे नेता
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मान्यता का सवाल है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता इस सरकार की प्राथमिकता रही है। तो जब मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, तब बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट 30% हुआ करता था, जो घटकर 0.